एक्सक्यूज मी सर। हाँ ठीक है बेटा, देखो अब हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यस बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब कुछ एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस में नहीं है, प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, उसमें पहले टेम्परेचर एक्स था, फिर आपने उसका 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसकी रेशियो ले लो, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस एंड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी। मतलब आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो टेम्परेचर एक्स पे प्लस 10 डिग्री राइज का जो रेशियो है, इस रेशियो को हम कह देते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। कुछ भी नहीं है, टीसी शॉर्ट फॉर्म है टेम्परेचर कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नोट, मोस्टली टेम्परेचर कॉफिशिएंट लाइज बिटवीन 2 और एंड 3 फॉर ऑल रिएक्शंस। मतलब क्या कहने का कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो देखा गया है रिएक्शन की रेट डबल और कई कई केसेस में ट्रिपल हो जाती है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, और एक न्यू टर्म है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। आपके एनसीईआरटी बुक में ये टर्म शायद नहीं मिलेगी, तो जैसे मैंने बताया एक आधा टॉपिक आपको हम बीच में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो यू कैन जस्ट कीप इन माइंड। अब आ जाइए इसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको बताया था कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स, एक सेकंड में कितनी कोलिजन्स होती हैं। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, मतलब पर यूनिट टाइम। तो आप नॉर्मल समझिए फ्रीक्वेंसी, जब एटम टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, तो कितनी कोलिजन्स हो रही हैं पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और पर सेकंड, नोन बाय द नेम ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये ऐसे पता होना चाहिए, पेपर में पूछेंगे नहीं। अब आ जाओ आगे। अब आगे आते हैं, तो अब यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही है इफेक्टिव कोलिजन। तो अब इफेक्टिव कोलिजन भी आपको पता है क्या होता है। वो कोलिजन जिस कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बन जाए, इसे हम क्या देते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, सो कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एफ इनटू जेड, कि जो हमारी स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, एफ इनटू जेड। ये एफ और जेड क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विच आर इफेक्टिव, मतलब वो कोलिजन जो इफेक्टिव है ना, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगी, एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये दो एक जनरल ऐसे ही बताने के लिए है मैथमेटिकली कि रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स अकरिंग इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसमें आपका ओरिएंटेशन बैरियर, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो ये कुछ खास नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ, सुनते जाइए, कुछ खास नहीं है इसमें। इट इज नॉट एनीथिंग ग्रेट, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल। अब आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ से कह रहा है रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस्ड टू हाफ। तो जो बोल रहा है वो लिख लेते हैं। कह रहा है रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो हमने लिख लिया रेट इज इक्वल टू ए की पावर 2। खुद बोल रहा है सेकंड ऑर्डर, तो ए की पावर 2 कर दी हमने। अब इसके बाद कह रहा है कि अगर डबल कर दें तो डबल कर दो, डबल कर देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर कहता है अगर रिड्यूस टू हाफ कर दें, हाफ कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज बाय 4 टाइम 1/4 टाइम्स हो जाएगा, या फिर डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। चलो जी, ओके बेटा, अब आगे चलते हैं। लो जी, ये देखो अब अगला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को देखो एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, तो अंकित आप क्वेश्चन पढ़िए बेटा, मैं सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। ठीक है, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, and how is rate affected on increasing concentration of B 3 times, how is rate affected on concentration of both A and B is doubled, है ना, ऐसे ही है ना, R doubled। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। चलो अंकित, आप पहले लाइन का मतलब बताओ क्या है, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, फर्स्ट ऑर्डर इन मतलब ये हो गया कहने का कि रेट इज इक्वल टू के ए की ए की पावर पावर 2 हो 1। जाएगा। यही मतलब हुआ ना, फर्स्ट ऑर्डर इन ए, नहीं नहीं, ए की पावर सर 1 हो मान्य जाएगा। होगा। और बी का क्या कह रहा है, बी का कितना कह रहा है, बी का कह रहा है रेस्ट बाय ऑर्डर 2। 2।
जो वो बोल रहा है वही लिख दिया मैंने, यानी ऑर्डर हो गया 3। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो ऑर्डर निकाले तो ऑर्डर कितना हो गया 1+2, ऑर्डर 3। कितना हो गया 3। अब कह रहा है कि इसकी ना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो। तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन तो जब भी लिख सकते हैं जब हमें एक रिएक्शन दी हो, तो हम रिएक्शन बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, A+B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसने कुछ नहीं बताया तो प्रोडक्ट लिख देंगे। अब वो कह रहा है A की पावर 1 यानी इसका बैलेंसिंग नंबर 1, B की पावर 2 कह रहा है यानी इसका बैलेंसिंग नंबर 2। समझ में आ गया कैसे बनाया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि ये यस रेट सर। देखो, रेट से ही हमने बना दिया ना, यहाँ पे 1 होता है तो पावर 1 हो जाती है, 2 होता है तो 2 होता है। अब कह रहा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, तो डिफरेंशियल रेट लिख देते हैं। तो डिफरेंशियल रेट बन जाएगी -dA/dt इजिकल टू -12 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। चाहे आप ये वाला डेल्टा लगा लीजिए या ये वाला डेल्टा लगा लीजिए, एक ही बात है। ये वाला डेल्टा लगाओगे तो एवरेज हो जाएगा, ये वाला लगाओगे तो डिफरेंशियल है। तो ऐसा उसने कुछ बोला, मतलब ये है आपका इंस्टेंटेनियस, तो ऐसा कुछ बोला नहीं तो ये भी चल जाएगा। बोलो बेटा, इतना समझ में आ गया? पहला स्टेप समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। ये यस सर। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 हो गया। राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो लिख दी हमने डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल और एवरेज रेट ये डिफरेंशियल ही थी। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। अंकित क्या कह रहा है नंबर 2 पे? हाउ इज रेट हाउ इज रेट इंक्रीजिंग ऑन 3 इंक्रीजिंग टाइम्स? कंसंट्रेशन। कह रहा है कि रेट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम बी को कितना बढ़ा दें बेटे, कितना बढ़ा दें बेटे? 3 3 टाइम्स। टाइम्स। तो 3 टाइम्स बढ़ा दोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 टाइम्स आ जाएगा। 9 टाइम्स, बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 है, 9 × 1 9, तो 9 टाइम्स आ गया। आंसर समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। रेट विल इंक्रीज 9 टाइम। इसी तरह से अंकित आप मुझे लास्ट वाले का बता दो क्या बनेगा बेटा। लास्ट वाले में रेट का फॉर्मूला है के, कह रहा है इज रेट अफेक्टेड व्हेन बोथ ए एंड बी डबल्ड। तो बोथ ए एंड बी डबल कर दो, 9 है इसको ए कर दो, इसको 2 सर। 9। बी कर दो। तो ये हो गया आपका 4, 4 2 सा, ये इसको अगर आप डबल करोगे तो ये हो जाएगा 4, 4 2 सा 8। कितना आंसर आ जाएगा बेटे? 8 टाइम्स। बताओ 8 ठीक की है मैंने टाइम्स। कैलकुलेशन? बताओ बच्चों, ठीक की है कैलकुलेशन? चेक कर लो, बताओ। लो बेटा, अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन, यही डाला था ना मैंने टेस्ट में डॉली। देखो जरा क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था टेस्ट में। तो क्वेश्चन का है रेट कांस्टेंट फॉर Yes, फर्स्ट sir. रिएक्शन इज 60 सेकेंड पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 1/6? कह रहा है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना उसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी 1/16। तो आप के टी बताओ कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ बताओ। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें जो दिया है हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, तो हमने लिख लिया के पर सेकंड। इनिशियल कंसंट्रेशन हम सपोज कर लेते हैं एक्स, ठीक है ना। कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 हो जाएगा फाइनल, तो इनिशियल एक्स तो फाइनल हो गया x/16। बोलो यहां तक समझ में आया अंकित? क्या कह रहा हूँ, बोलो अंकित बेटे। यस सर। तो वो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट इनिशियल इज x, तो ये हो गया x/16। तो बस अब यहाँ पुट कर देना हमने फॉर्मूले में। तो हमारा फॉर्मूला कहता है k = 2.303 t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल। इनिशियल x है, ये 16th है, तो x कट जाएगा, 16 ऊपर चल जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आया? बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया? बोलो बच्चों। यस सर। अब आपको मैथ्स लगानी है। अब आपको पता है मैथ्स में कि 2 की पावर 4 कर दो तो 16 होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। 2 की यस यस पावर सर। सर। ऐसे लिख सकते हैं, इस 16 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलो बच्चों, अंकित, हाँ गुरप्रीत। जी सर। अब ये जो 4 है ये आगे आ जाएगा और log 2 रह जाएगा पीछे। अगर ऐसा लिखेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, log 2 रह जाएगा पीछे। यस बताओ सर। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है? देखो मैंने लिखी हुई है यहाँ, कितनी होती है log 2 की वैल्यू? देखो यहाँ लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है log? 0.301। हाँ, तो इसको मैंने सीधा log ही लिख दिया है, log 2 लिखना चाहिए मुझे प्रॉपर तरीके से। चलो इसको नोट कर लो बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है इस तरह का। सो log 2 इज इक्वल टू ये होता है, तो ये डाल देंगे।
और आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आ जाए उतने सेकंड आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे बच्चे पता कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो समझ नहीं पाती 1/16 का क्या करना है। तो ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, परसेंटेज वाले, रिड्यूस टू दिस वैल्यू, ये वाले। सो द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस मच. How much time will it take to reduce initial concentration of reactant to its इतनी वैल्यू इतनी फाइनल ये है, तो इनिशियल x ले लो तो फाइनल ये हो गई, तो x और x/16, x कट गया, 16 रह गया, तो 16 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको दिखा सकते हैं और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन। नाउ सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक और टाइप का टेबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले ना आपके एक्स्ट्रा बुक में या एनसीईआरटी में, उनको एक बार आप जरूर सॉल्व करना। बट जो मैं पहले सॉल्व करा रहा हूँ उनको आप अच्छे से सॉल्व करो और अच्छे से समझो कैसे करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर फॉलोइंग द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ अ रिएक्शन। ये रिएक्शन है और इसकी स्टडी की गई एक्सपेरिमेंट 1 में, तो कंसंट्रेशन ये थी, बी की ये थी, रेट ये था। फिर अगले सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया तो कंसंट्रेशन ये ली गई और ये आंसर मिला, ये तो आपको 4-5 कंसंट्रेशन दे दिए हैं। फिर कहता है डिटरमाइन द रेट लॉ। रेट लॉ मतलब ऑर्डर बताओ, आप रेट लॉ तो तभी बताओगे ना जब उसकी पावर बताओ, ऑर्डर। तो अब आपको ना एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया है, यहाँ से नहीं आप पावर बना सकते सीधा ही कि बोल दो यहाँ से पावर बना लो। अगर ये डाटा ना दिया होता तो हम यहाँ से 2 और 1 लेके पावर बना लेते। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, द रेट कांस्टेंट भी बताओ, यानी के बताओ, ऑर्डर बताओ, इस तरीके से आपको ये चीजें बतानी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे मुझे एक बच्चा अनम्यूट चाहिए, क्योंकि मैं जब कैलकुलेशंस पूछूंगा ना तो वो कैलकुलेशंस की मुझे जवाब चाहिए होंगे फटाफट, चाहे कैलकुलेटर से बताइए चाहे खुद करके बताइए, और मैं समझाऊंगा आपको ये करना कैसे है। चलो, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अभी हम इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत आए तो साथ के साथ पूछ लेना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ ये डाटा दिया हुआ है ना, तो मैं ये वाला 2 और ये वाला 1 नहीं उठा सकता, क्योंकि अब मुझे डाटा दिया हुआ है और मेरे से पूछा है रेट बताओ, तो मुझे अब ये डाटा यूज करके रेट खुद फाइंड करना है, मतलब ऑर्डर खुद निकालनी है, तभी जाके मैं ये डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बता पाऊंगा। अंकित, आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो बेटे। यस सर। मैंने ये 2 क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे 2, मैंने x क्यों लिखा? क्योंकि आपने टेबल से देखना है। हाँ, क्योंकि हमें टेबल दिया हुआ है। अब हम ना यहाँ पे देखेंगे, ये रेट 1 है एक्सपेरिमेंट का, रेट 1, रेट 2, रेट 3, रेट 4, मतलब एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, तो रेट 1, रेट 2, रेट 3, 4 ऐसे है। अब आप इसमें देखो, कहीं पे a की वैल्यू सेम आ रही है, उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो वहां से हमें y x कट जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो सेम आ रहा है, कहीं पे कुछ सेम आ रहा है, देखो a में क्या सेम आ यस रहा है, सर। 2 और 3 सेम आ रहा है। सेकंड और थर्ड। हाँ, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 2 कर देते हैं, वी गेट। अब मैंने ऐसा क्यों किया, रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 2, क्योंकि ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे y मिल जाएगा। तो अब देखो मेरे फॉर्मूला बनेगा रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 2 इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट होता है, और ये आ जाएगा a1 बाय a2 की पावर x इंटू b1 बाय b2 की पावर, नहीं ये रेट 2 और 3 है ना, 1 नहीं सॉरी, ये 2 और 3 लेना था ना हमने। सो रेट 2 बाय रेट 3 करेंगे, और इसको हम ए 2 a3, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? बोलो यस बच्चों, सर। मैं क्या कर रहा हूँ? जो वहां नो सर। जो रेट दिए ना, आ जाएगा बेटा समझ में। देखो अभी ये आ गया आपका y। देखो मैंने क्या किया, मुझे ये है कि ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, अगर मैं रेट 2 और रेट 3 की रेशियो ले लूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी पावर मुझे मिल जाएगी y। तो अभी मैं सॉल्व करूंगा तो देखो समझ में आ जाएगा। अब रेट 2 की वैल्यू कितनी है बताओ, कितनी है वैल्यू रेट 2 की? 7.2 इंटू 10⁻²। रेट 3 की वैल्यू कितनी है? 2.88 इंटू 10⁻³
-1 इज इक्वल टू के कट गया, ए की वैल्यू कितनी थी 0.3 इसकी पावर x, तो ये कैंसल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा कैंसल। मेरा पेन ना बीच में चलना ही बंद हो गया था, 1 मिनट। तो ये चीज तो हो गई कैंसल, तो ये खत्म। इनटू B2 कितना है 0.2 0.4, ये पूरा y है। ठीक है, तो अब देखो ये आपका 1/2 हो जाएगा। बोलो अब अंकित समझ में आया क्या कर रहा हूँ? अंकित बेटे अभी समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? नो सर। चलो ठीक है, शुरू से देखो, शुरू से समझते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें ऑर्डर निकालनी है। बोलो हाँ या ना। पहले हमें यही है ना, यस ऑर्डर सर। निकालनी है। अंकित अनम्यूट रहना, जो पूछना बताते जाओ। अब अगर मुझे ऑर्डर निकालनी है तो मैं ऑर्डर कैसे निकालूंगा? जब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए तभी निकाल सकता हूँ ना। बोलो। हाँ जी सर। तो अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी? मैंने ए की पावर एक्स ले रखी है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ए की पावर एक्स ली हुई है, और मैंने बी की पावर क्या मानी हुई है? बी की पावर वाई। है वाई। अब अगर मुझे वाई चाहिए और एक्स चाहिए तो ये कैसे निकलेगा कि अगर एक कैंसिल हो जाए एक बच जाए, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो मुझे ये मिल जाएगा, और ये वाला कैंसिल हो जाए, इसका वन ले लूंगा, तो जब ये कैंसिल हो जाए तो ये मिल जाएगा। अब आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप मेरी बात समझ रहे हो? अब मैंने क्या बोला कि ये ना आपकी पूरी रेट दी हुई है, ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी हाँ है, जी तो सर। ये रेट बनेगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कंसंट्रेशन दिया, पावर नहीं दी। तो पावर कब निकलेगी? जब मैं कुछ ऐसी रेशियो बनाऊं कि ये दो सेम है, ये हाँ कट जी जाए, सर। तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल यस। जाएगी। इसी तरह से मैं इन दो वैल्यूज को ले लूं, इसकी रेशियो बनाऊं, तो ये कट जाएगा, यहाँ से एक्स मिल जाएगा, तो मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया, ओके सर। मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू टेबल रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 3। ठीक है, ये मैंने लिखने में गलती कर दी, रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 3 कर दिया। तो मैंने रेट 2, ये रेट 2 है, ये रेट 3 है, उसकी रेशियो बना ली। के कांस्टेंट होता है, कट जाएगा। ए की वैल्यू देखो हाँ कट जी गई, सर। और फिर मुझे यहाँ से यस सर। अब मुझे वाई मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा ना। हाँ जी सर। कैसे मिलेगा? अब इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है आंसर बताओ। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है, बताओ। इसको डिवाइड करके 1/4 आ रहा है, चेक करो। और इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 की पावर x, और ये 1 है तो ये 0 हो गया, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया ना, तो 1 कब होता है? जब पावर 0 हो, तो ये खत्म हो गया। ठीक हाँ है, जी सर। चलो अब ये बताओ, ये समझ में आ गया? ये इतना आ जाएगा, बोलो। यस सर। अब आपको पता है हम 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बोलो। हाँ जी सर। तो इज इक्वल टू 1/2 की पावर y लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। यस सर। तो यहाँ से y आ गया हमारा 2, यानी मुझे किसकी हाँ वैल्यू जी पता सर। चल गई? अब मुझे एक चीज पता चल वाई गई की। ना, y की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x निकालना है तो ये कटना चाहिए, तो इसमें मैं कौन सी ऐसी दो वैल्यूज को डिवाइड करूं जिससे ये कट जाए? तो देखो, फर्स्ट और फोर्थ। हाँ, तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? नाउ डिवाइड, नाउ टेक रेशियो ऑफ रे 1 and 2। रेट वन एंड रेट हाँ फोर। जी, तो अब हम करते हैं नाउ। अब आ गया समझ में अंकित? आ गया ना अब समझ में? यस सर। नाउ रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 4 रेट फोर। वी गेट, तो बिल्कुल ऐसी इक्वेशन बनेगी। तो रेट 1 कितना था, बोलो। रेट 1 की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻³ बोलते जाना। हाँ जी सर। 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना है? 2.40। 4 × 10⁻²। 2। हाँ, तो 2.40 × 10⁻² इज इक्वल टू के, और के कैंसल हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी है देखो, ए 1 है, 0.1। 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 की पावर x, और इसका एक्स। कितना था? 0.3 0.1 1। है। तो ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, इसकी पावर वैल्यू, ये कट गया, ये 1 आ गया, तो ये 0 हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है जी, अब आ जाओ यहाँ पे। यस सर। ये कट गया, अब इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है? ये भी 1/4 आ रहा है, कितना आ रहा है? चेक करो कितना आ रहा है। तो ये 1/4 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और ये भी 1/4 की पावर x आ रहा है, बताओ आएगा इतना? यस सर। तो अब इतना कब आएगा? इतना कब आएगा? जब x इज इक्वल टू 1 हो, ये 1 होगा। हाँ जी ना। सर। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना आ 1। जाएगा x इज इक्वल टू?
तो x इज इक्वल टू 1। तो अब ऑर्डर पता चल गई क्या है। नाउ ऑर्डर x Yes, प्लस sir. वाई 1 प्लस 2, तो ऑर्डर कितना हो गया हमारा 3. 3। अब आ गया समझ में आपको, आ हाँ गया समझ में अब आपको, यानी आप अब रेट लिख सकते हो क्योंकि अब आपको पता चल गया। तो अब रेट में इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो रेट हो गई अब हमारी। गॉट इट। अब उसने हमसे पूछा है रेट Yes, sir. ही बताइए। क्या पूछा उसने हमसे, क्या बताइए, क्या Rate constant. रेट कांस्टेंट। तो अब हम लिखेंगे रेट कांस्टेंट मींस इस तरह से। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो देखो अब हमारी रेट की वैल्यू बनेगी रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर हमारी 1 है और बी की पावर हमारी 2 है। तो अब यहाँ पे कोई भी रेट ले लो, कोई भी, यू टेक एनी। तो के तो कांस्टेंट है, कुछ भी लोगे सेम आएगा, तो 1 ले लो। 1 के लिए सॉल्व कर लो, तो 6.0 इंटू 10⁻³ तो क्यों के की वैल्यू निकालनी हमने। तो ये था हमारा 6 इंटू 10⁻³ के हमने निकालना है। ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए की कंसंट्रेशन 0.1 और बी की भी 0.1। ए की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 1 और बी की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 2। बस इसको सॉल्व कर लेना और यहाँ से के निकाल लेना। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, के निकालोगे, तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके और निकालेंगे तो। जो भी आपका आंसर आ जाए वो यूनिट्स लगा लेना, उस हिसाब से इसको सॉल्व करोगे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा 6.0 पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, ये यहाँ पे यूनिट्स दी हुई है, इस यूनिट्स को बस आपने यूज कर लेना। देखो यहाँ यूनिट दी हुई है मोल पर लीटर पर मिनट, बस इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। ये तरीका है इस तरह के बॉक्स वाले क्वेश्चंस करने का, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा अब ये वाला जो क्वेश्चन है हम ये कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन देख के लगता है पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन है, और उतना ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज दिस मच ईयर। मतलब आपको टी हाफ दिया हुआ है 5730 ईयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के बच्चा डर जाता है क्योंकि दिया बड़े खतरनाक तरीके से है। तो आपको हाफ लाइफ दिया है ईयर्स में, मिनट में नहीं, सेकंड में नहीं, ईयर्स में। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, जो वो पुरानी चीजों की एज वगैरह डिटेक्ट करते हैं, है ना, आर्कियोलॉजी। कंटेनिंग वुड हैड 80% ऑफ दिस कार्बन, मतलब हैड 80% ऑफ दिस कार्बन फाउंड इन लिविंग ट्री, एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। ठीक है, सो जरा ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक वुड ट्री मिला जो 80% उसका कार्बन कंटेंट बच गया है। जब कोई चीज जिंदा होती है तो उसका कार्बन कंटेंट 100 मानते हैं, मर जाने के बाद वो कम होती रहती है, कम होती रहती है। तो उन्होंने देखा कि 80% कार्बन परसेंट बच गया, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 100। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई बताओ बेटा, 100 में से आप 20 आप वो कर लीजिए, 80% रिमेनिंग है, तो फाइनल आपका 80 बच गया। इतना समझ में आया। क्या कह रहा है, कह रहा है कंटेनिंग हैड 80% ऑफ कार्बन, मतलब इतना था, तो फाइनल 80 हो गया, माइनस करने की जरूरत नहीं हुई। अगर वो कहता 20% खत्म हो गया तो 100 माइनस 20 कर देते, 80 आ जाता। यहाँ पे उसने डायरेक्टली बोल दिया हैड 80%, तो हैड 80% मतलब फाइनल 80 ग्राम, जो भी 80 होगा कंसंट्रेशन। गॉट इट। तो अब आप अपना फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। अब आपको पता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला, K is equal to 0.693 बाय टी हाफ, यहां से K निकल जाएगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है दिस एस्टिमेट द एज। अब कह रहा है कि आप एज बताइए, हाफ लाइफ आपको दे दी है और आपसे एज पूछ लिया है। तो आप यहां से K निकाल दीजिए, K निकालने के बाद आप फॉर्मूला लगाइए, K is equal to 2.303 T log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, और ये वाला T निकाल दीजिए, टाइम मतलब एज आ जाएगा। तो हाफ लाइफ है ना, तो ये वाला T एज बता देगा आपको। तो अब आप यहाँ पे 100 डाल देना, यहाँ पे आप 80 डाल देना, इसको डिवाइड कर देना, लॉग ले लेना, के आपका यहाँ से आ ही जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम जो आएगा 1845 ईयर्स, ये आपका आंसर आएगा सारी वैल्यू डालने के बाद। चलो अब इसको नोट कर लो, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।